प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नगर का अर्थ तथा उसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। नगर यानी सिटी, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चलता है, एक ऐसी जगह जिसे ग्रामीण जीवन से अलग किया जा सकता है। अब हम उसकी परिभाषाओं को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि नगर की परिभाषाओं के अनेकों आधार हैं, जिनमें सांख्यिकीय, जनसंख्या का घनत्व, भारतीय जनगणना, व्यवसाय, बाजार, कानून, बहुकारकीय आधार और समाजशास्त्रीय आधार पर नगर को परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है। यानी विविध पैमानों पर नगर की परिभाषाओं को दिया जाता है, किंतु यहाँ हम प्रमुख रूप से कुछ आधार को समझने का प्रयास करेंगे। कुछ आधार पर उसकी परिभाषाओं और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, जिनमें सर्वप्रथम हम लेते हैं भारतीय जनगणना के अनुसार नगर हम किसे कहते हैं। तो हम इस आधार पर अगर देखें कि नगर किसे कहा जाता है, तो सभी वह स्थान जो नगर पालिका, निगम, बोर्ड या सूचित कस्बा क्षेत्र होते हैं, उन्हें हम नगर की श्रेणी में जनगणना के अनुसार रख सकते हैं। दूसरा बिंदु इसमें आता है कि वह स्थान जो निम्नलिखित लक्षणों को पूरी करता है, जैसे 5,000 से अधिक जनसंख्या हो, कम से कम 75% जो पुरुष है कामकाजी जनसंख्या गैर कृषि कार्य वाली हो। यानी 75% लोग यदि जो जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या है, यदि वो 75% उनका गैर कृषि कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उसे नगर कहा जा सकता है। इसके साथ साथ उसमें जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। यदि ये तीनों लक्षण कहीं पर है तो हम उसको नगर की श्रेणी में रख सकते हैं, मगर कोई एक लक्षण के आधार पर नहीं रख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ, ऐसे गांव में जहाँ कृषि नहीं होती है, दूसरा कुटीर उद्योग धंधा है, तो वो नगर नहीं हो जाएगा। तीनों लक्षण उसमें होने चाहिए। तो ये तो जनगणना के आधार पर हमने बात की है। इसी तरह हम यदि देखें कोई भी नगरीय क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 1 लाख या इससे अधिक हो, वो भारतीय जनगणना के अनुसार उसको भी हम नगर के क्षेत्र में रख सकते हैं। अब हम समाजशास्त्रीय परिभाषा के आधार पर नगर किसे कहते हैं उसे हम जानेंगे, सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन। इसमें हम सोमबार्ट की परिभाषा को लेंगे। वह कहते हैं कि नगर वह स्थान है जो इतना बड़ा हो गया है कि जिसमें लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। देखिए, बहुत सरल परिभाषा इन्होंने दी है, मगर बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है सोमबार्ट ने। एक ऐसा स्थान जो इतना बड़ा हो जाए कि जिसमें लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाएँ, यानी सब एक दूसरे को अगर नहीं जानते हो, अगर ऐसा स्थान है तो उसे हम नगर कह सकते हैं। क्योंकि ग्रामीण जीवन छोटा होता है, ग्रामीण जीवन में सब एक दूसरे को जानते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, मगर शहरी क्षेत्रों में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह से सोमबार्ट ने भी नगर को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसी तरह हम एक परिभाषा ले सकते हैं लुईस वर्थ की। लुईस वर्थ कहते हैं कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक विभिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए एवं स्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। यानी क्या कहते हैं लुईस वर्थ? एक ऐसा स्थान जहाँ सामाजिक विभिन्नता वाले लोग बड़े घने और बसे हुए स्थायी निवास करते हैं, तो उस क्षेत्र को हम नगर कह सकते हैं। तो नगर की बहुत से आधारों पर विविध रूप में परिभाषा दी जा सकती है, और इनमें से 2 आधार को हमने जानने का प्रयास किया, भारतीय जनगणना के अनुसार और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हमने नगर को जानने की कोशिश की है। अब हम नगर को अपने शब्दों में यदि हम कहें तो आप ये समझ सकते हैं कि नगर एक ऐसा स्थान है जिसकी जनसंख्या अधिक होती है, जो ग्रामीण जीवन से बिल्कुल विपरीत विशेषताएं या लगभग विपरीत विशेषताएं जिस क्षेत्र में पाई जाती है, और साथ ही हम कह सकते हैं कि एक ऐसा स्थान जहां पर द्वैतिक संबंधों का महत्व होता है, जहां लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, जहां विविध तरह के व्यवसाय पाए जाते हैं और कृषि पर निर्भरता कम से कम होती है, यानी कृषि व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाई जाती है बड़े समूह के द्वारा,
और जहाँ उद्योग धंधों की अधिकता होती है। तो इनमें से बहुत सी विशेषता ऐसी हो सकती है जो नगर पे किसी एक क्षेत्र में पाई जाती हो, किसी क्षेत्र में सारी विशेषता भी पाई जा सकती है किसी नगर में, किंतु इनमें से कुछ विशेषताएं अगर किसी क्षेत्र में हैं तो हम उसे नगर की श्रेणी में रख सकते हैं। अब हम नगर की विशेषताओं की चर्चा करेंगे और विशेषताओं को जानने का प्रयास हम नगर की करेंगे। नगर की अनेकों विशेषताएं विविध विद्वानों जैसे किंग्सले डेविस, लुईस वर्थ, रोनाल्ड फ्रीडमैन इत्यादि ने बताई है, किंतु हम उन सब के आधार पर निष्कर्ष रूप में नगर की कुछ प्रमुख विशेषताओं का यहाँ पर उल्लेख करने का प्रयास करेंगे, जिन्हें हम विविध मुख्य बिंदुओं में बांटते हुए उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम नगर की जनांकिकी की विशेषताओं को हम यहाँ पर लेंगे, यानी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो नगर की है उसको हम सर्वप्रथम समझने का प्रयास करेंगे। जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या जनांकिकी विशेषताएं नगर की है उनको भी हम कुछ विभिन्न बिंदुओं में रखकर यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो इस विशेषताओं के जो कुछ उपबिंदु है वह सर्वप्रथम है जनसंख्या का आधिक्य। आप ये ध्यान रखें कि नगर की कुछ प्रमुख विशेषताओं के कुछ उपबिंदुओं को हम समझ रहे हैं। सबसे पहले नगर की जो सबसे बड़ी विशेषता है जनांकिकी विशेषताएं हैं। इस जनांकिकी विशेषताओं में हम कुछ बिंदुओं में इस विशेषता को समझेंगे, जैसे जनसंख्या का आधिक्य या लार्ज पॉपुलेशन। देखिए, नगर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ सामान्यतः बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है, और बहुत अधिक को भी हम तुलनात्मक कहें तो ग्रामीण जीवन से अधिक जनसंख्या नगरों में पाई जाती है। तो ऐसे क्षेत्र को हम नगर कहते हैं, यानी सामान्यतः इसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो सकती है, या जनसंख्या घनत्व जो है 150,000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील से अधिक हो सकता है। तो इस तरीके से हम उस बिंदुओं के आधार पर भी नगर को समझने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरी विशेषता नगर की होती है, यानी जनांकिकीय, दूसरी जनांकिकीय विशेषता जो नगर की है वह है जनसंख्या की विषम रूपता। नगर समरूप नहीं होता है, यानी नगर के सभी व्यक्ति एक से नहीं होते हैं, एक कोई उनमें समान लक्षण हमें देखने को नहीं मिलते, मगर विषम रूप होते हैं, यानी विविध जाति, संप्रदाय, धर्म, मत, वर्ग के व्यक्ति नगर में पाए जाते हैं। तीसरा बिंदु है इस विशेषता का स्वास्थ्य व मनोरंजन के केंद्र। नगर सामान्यतः स्वास्थ्य और मनोरंजन के केंद्र होते हैं। नगर में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पाई जाती है। ग्रामीण जीवन के लोग भी अक्सर अपने इलाज के लिए नगरीय क्षेत्रों में ही आते हैं, और वे मनोरंजन के भी केंद्र होते हैं। सिनेमा हॉल इत्यादि नगरों में पाए जाते हैं। बड़े बड़े जैसे कहना चाहिए कला अकादमियाँ या कला के विविध केंद्र नगरों में बसे हुए होते हैं। तो नगर की ये विशेषता जनांकिकीय है। दूसरी नगर की महत्वपूर्ण विशेषता है आर्थिक विशेषताएं, जिन्हें हम कुछ बिंदु में समझ सकते हैं। पहला बिंदु है आर्थिक विसामान्यता। नगर में सामान्यतः आर्थिक विसामान्यता, इकोनॉमिक डेविएशन पाया जाता है। नगर में एक से वर्ग के एक सी समान स्थिति वाले लोग नहीं रहते, बल्कि आर्थिक आधार पर बड़ी विषमताएं और विसामान्यताएं नगर में पाई जाती है। दूसरा बिंदु है आर्थिक गतिविधियों के केंद्र, सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नगर इकोनॉमिक एक्टिविटी के केंद्र होते हैं। यहाँ पर विविध तरह के उद्योग धंधे पाए जाते हैं, विविध तरह के व्यवसाय होते हैं। ग्रामीण जीवन वाले लोग भी अक्सर अपनी खरीदारी या सामान बेचने के लिए शहरी क्षेत्रों में ही आते हैं, और अलग अलग नगरों में अलग अलग तरह के उद्योग धंधे इत्यादि हमें देखने को मिलते हैं। तीसरा बिंदु है श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। सामान्यतः नगरीय क्षेत्रों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण देखने को मिलता है। कुछ लोग श्रम में स्पेशलिस्ट होते हैं, वो केवल एक ही कार्य करते हैं और उस कार्य में वो अपना स्पेशलाइजेशन उनका हो जाता है, दक्ष उस कार्य में हो जाते हैं। और विविध तरह के जो कार्य हैं उनमें अलग अलग हमें श्रम विभाजन शहरी क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से नगरीय क्षेत्रों में हमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण देखने को मिलता है।
विशेषीकरण का मतलब होता है कि एक व्यक्ति एक कार्य में पूरी तरह से स्पेशलिस्ट हो जाए, दक्ष हो जाए। जैसे आंखों का डॉक्टर केवल आंखों का इलाज ही करे तो उसे हम विशेषीकरण के रूप में कहते हैं। इसी प्रकार तीसरा महत्वपूर्ण जो विशेषता है नगर की वह है सामाजिक विशेषताएं। नगरों में कुछ सामाजिक विशेषताएं भी होती हैं जिन्हें निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। जैसे द्वितीयक सामाजिक संबंध की प्रधानता। द्वितीयक सामाजिक संबंधों का मतलब ऐसे संबंध होते हैं जो औपचारिक होते हैं, यानी जिनमें व्यक्ति किसी न किसी औपचारिकता की वजह से जुड़ता है, मतलब वो व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, वो घनिष्ठ संबंध नहीं होते, बल्कि नियमानुसार बंधे हुए संबंध होते हैं। अगर ऐसे संबंधों की प्रधानता होती है तो उन संबंधों को हम औपचारिक द्वितीयक संबंध कहते हैं। तो नगरों में द्वितीयक संबंधों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार दूसरा बिंदु है सामाजिक गतिशीलता या सोशल मोबिलिटी। नगरों में हमें सामाजिक गतिशीलता अधिक देखने को मिलती है। वहाँ व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता और क्षमता के अनुसार जिस वर्ग में वो होता है उससे ऊपर वाले वर्ग में भी जा सकता है। वहाँ रोजगार के भी अधिक साधन होते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि नगर में सामाजिक गतिशीलता अधिक होती है। तीसरा बिंदु है हित प्रधान सहनशीलता। नगरों में अपने अपने हित के लिए लोग हित के साधन के लिए सहनशील होते हैं। उनमें अधिक सहनशीलता हमें देखने को मिलती है, यानी वो विनम्र, मृदुभाषी और सहृदय बनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उससे उनके बिजनेस में भी उनको फ़ायदा होता है और उनसे उनके व्यक्तिगत हित ज़्यादा कुशलता से पूर्ण हो सकते हैं। इसी तरह अगला बिंदु है प्रदर्शनकारी व्यवहार। नगरीय जीवन में एक बनावटीपन हमें देखने को मिलता है, एक आडंबर युक्त जीवन हमें देखने को मिलता है, जिसे वो प्रदर्शनकारी व्यवहार हम कह सकते हैं। शो ऑफ बिहेवियर भी उसे हम कह सकते हैं, यानी कृत्रिम और बनावटी व्यवहार हमें देखने को मिलता है, जो निजी जीवन में डे टू डे लाइफ के अलावा शादी विवाह, किसी बड़े कार्यक्रम इत्यादि में भी हम उसके दर्शन या उस व्यवहार को हम देख सकते हैं। अगला बिंदु है स्थानीय पार्थक्य या स्पेसिफिक सेग्रेशन। नगरों में हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से लोग बटे हुए होते हैं और नगरों में जैसे मान लीजिए कि शिक्षा के लिए तो कई ऐसे क्षेत्र विकसित होते हैं जहाँ शैक्षणिक संस्थाएं बहुत ज़्यादा हो सकती है। मनोरंजन के लिए कोई अलग अलग एरिया बटे हुए हो सकते हैं। तो नगरों में इस तरीके से सेग्रेशन या पार्थक्य भी नगरीय क्षेत्र में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी तरह यदि हम कुछ और बिंदुओं की अगर बात यदि हम करें नगरीय जीवन के, तो हम यहाँ उसमें ले सकते हैं कि जैसे सामाजिक समस्याएं। नगरीय जीवन की अपनी कुछ विशिष्ट सामाजिक समस्याएं होती है जो अन्य तरह के एरिया में देखने को नहीं मिलती, जैसे वर्ग संघर्ष, बाल अपराध, बेकारी, गरीबी, वेश्यावृत्ति, मदपान, कुपोषण, युवा तनाव, भिक्षावृत्ति। ऐसी अनेक समस्याएं हैं जो केवल नगरीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। एक तो वहाँ पहचान छुपाना भी संभव होता है, इसलिए लोग ऐसी अनैतिक गतिविधियों में भी संलग्न हो जाते हैं जो कि ग्रामीण जीवन में संभव नहीं है, क्योंकि ग्रामीण जीवन में उनको पहचाने जाने का भय होता है। तो उन चीज़ों को भी नगरीय क्षेत्र की विशेषता, कुछ यूनिक समस्याओं को उसकी विशेषता में हम लेते हैं। इसी तरह नगर की अगली महत्वपूर्ण विशेषता है सांस्कृतिक विशेषताएं, जिन्हें हम निम्न बिंदु में समझ सकते हैं। नगर सभ्यता के वाहक होते हैं, यानी नगर एक ऐसा केंद्र होता है जो सभ्यता के वाहक होते हैं, जहाँ सभ्यता का विकास होता है, सभ्यता का विस्तार भी होता है। तो नगर सभ्यता के वाहक माने जाते हैं। दूसरा बिंदु है शिक्षा और संस्कृति के केंद्र। अधिकांश नगर शिक्षा और संस्कृति के केंद्र होते हैं। सामान्यतः यह मान्यता होती है कि नगरों में शिक्षा अच्छी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि बड़े महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय और अन्य प्रशिक्षण के केंद्र नगरों में ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो शिक्षा के केंद्र माने जाते हैं। इसी तरह
विविध कला, साहित्य और संस्कृति के विकास का केंद्र भी नगर को माना जाता है। अगला बिंदु है फैशन। फैशन से सब आप लोग परिचित है। फैशन सबसे पहले नगरों से शुरू होती है, महानगरों से छोटे नगरों में आती है और फिर ग्रामीण जीवन में आती है। तो फैशन भी नगर की विशेषता के क्षेत्र में विशेषता मानी जाती है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है राजनीतिक विशेषताएं, जिसे हम निम्न बिंदु में समझ सकते हैं। व्यक्तिवादिता एवं प्रतिस्पर्धा। नगरों में हमें नगरीय जीवन में व्यक्तिवादिता ज़्यादा देखने को मिलती है और व्यक्तिवादिता के कारण ही वहाँ प्रतिस्पर्धा होती है, क्योंकि वहाँ सामूहिकता का ह्रास होता है। व्यक्तिवादिता यानी कि व्यक्ति अपने ही हित को महत्वपूर्ण मानता है, उसे ही ज़्यादा पूरा करना चाहता है। तो ये व्यक्तिवादिता नगरीय क्षेत्र में, और व्यक्तिवादिता के कारण प्रतिस्पर्धा नगरीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। दूसरा बिंदु है राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र। नगर राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। बड़े राजनीतिक संस्थान, सत्ता, सरकार, बड़े बड़े राजनीतिक कार्यालय, या इसी तरह से कहें कि और सरकारी कार्यालय इत्यादि नगरों में ही होते हैं। इसलिए नगर राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र भी होते हैं। बड़ी बड़ी राजनीतिक गतिविधियां शहरी क्षेत्रों से ही संचालित होती है। अगली विशेषताओं को हम अन्य विशेषताओं के रूप में रख सकते हैं, जिनमें हम विविध विशेषताओं को समझेंगे। जैसे परिवहन एवं संचार। नगर की बहुत बड़ी विशेषता होती है कि नगर में परिवहन एवं संचार के साधन बहुत आसानी से पाए जाते हैं और नगर में एक से दूसरे स्थान जाने या एक नगर से दूसरे नगर जाने के लिए बहुत आसानी से साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं। अगला बिंदु है तार्किक अभिव्यक्ति, यानी तार्किक अभिवृत्ति या रैशनल एटीट्यूड का मतलब ये है कि शहरों में ज़्यादातर औपचारिक स्थानों पर हमें तर्क वितर्क या तार्किक दृष्टिकोण से ही लोग अपना कार्य करते हुए दिखते हैं। धार्मिक रुझान वहाँ पर कम होते नज़र आते हैं, बल्कि लोग तर्क और विज्ञान के आधार पर अपने कार्यों को करने का प्रयास करते हैं। अगला और अंतिम बिंदु है सुरक्षा। सामान्यतः नगरों में सुरक्षा अधिक होती है, ऐसी धारणा है, क्योंकि वहाँ पुलिस, कैमरे और सुरक्षा की दूसरी तकनीकें इत्यादि का ज़्यादा विकास हुआ होता है या ज़्यादा उपलब्ध होती है। इसलिए हम मान के चलते हैं कि नगर में सुरक्षा भी ज़्यादा होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने नगर और उसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास किया है। अब आप अपनी पुस्तक से इस बिंदु को पढ़कर समझने का प्रयास करें और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। यदि आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा कर सकते हैं, किंतु इस नगर का अर्थ और विशेषताओं को लिखने से पहले आप पुस्तक से इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें। इस वीडियो को भी आप 2-4 बार सुनने का प्रयास करें और उसके बाद आप असाइनमेंट के रूप में इस कार्य को करें। धन्यवाद।